नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ। MCQ का तीसरा पार्ट ये हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर आदिकाल के कुछ बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो हमारी यहाँ पर आज वीडियो है ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो TGT है, PGT है या आपका UPSC है या फिर HPSC है। स्पेशली जो बनी है ये स्क्रीनिंग के लिए बनी है, HPSC के लिए, बाकी सभी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई है वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? प्रकरण 1, प्रकरण 2 या फिर प्रकरण 3 या 4? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रकरण 4। आप लोग अपने आंसर्स भी खुद से कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रहराज चतुर्थ से है? किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रहराज चतुर्थ से है? ऑप्शन यहाँ पर हैं। ऑप्शन नंबर 1 बीसलदेव रासो, ऑप्शन नंबर 2 खुमान रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है रणमल छंद। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बीसलदेव रासो। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं? सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में या फिर रासो साहित्य में? बहुत ही आसान सा प्रश्न है पर अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। और इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा गाइस जैन साहित्य। सबसे अधिक चरित काव्य हमारे जैन साहित्य में रचे गए हैं। हालांकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर के रासो साहित्य भी कर देते हैं, पर याद रखिएगा जैन साहित्य इसका सही उत्तर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। परीक्षा में भी यही प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं, नहीं लगा दिया जाता है और थोड़ा सा प्रश्न को मोड़ कर दिया जाता है। अधिकतर नेट की परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इसका सही उत्तर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ मणिभद्रा, कपालका, मेखलापा या लक्ष्मीकरा। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 2 कपालपा, क्योंकि यहाँ पर मणिभद्रा भी हमारी योगिनी है, मेखलापा भी योगिनी है, लक्ष्मीकरा भी है, पर कपालका योगिनी नहीं है। तो सही उत्तर होगा कपालपा। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में? नेट जून 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4? आप लोग जब तक सही उत्तर छानिएगा। इसका सही उत्तर होगा, जैसे हमने पहले भी बताया था, प्रकरण 4। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर भी प्रकरण 4 ही था और यहाँ भी प्रकरण 4 में ही इन्होंने हिंदी साहित्य की इस आदिकाल की बात की है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं ये उसे काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तथा पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? जून 2019 नेट की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है और आपको इसका सही उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोग ढूंढिएगा। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो गाइज इसका भी सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास से काफ़ी प्रश्नों को अक्सर पूछ लिया जाता है। 7वां हमारा प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन ही स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर गाइस, इसका भी सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है?
यहाँ सर्वथा लिखा हुआ है, सर्वथा एक साथ है और ये अप्रमाणिक नहीं है, ये अप्रमाणिक है। ठीक है, अप्रमाणिक मानने वाले ग्रंथों में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगला हमारा प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? चारों ऑप्शन में से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाद। 10वां हमारा प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या आचार्य देवसेन। आप लोगों को सही उत्तर देना है इसका। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा है हमारे विद्यापति जी की। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, रामचंद्र, स्वयंभू या सोमप्रभ सूरि? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से या फिर पाली से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से। अगला हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अबहट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश, अबहट, मैथिली या फिर ब्रज? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अबहट। आला किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु? आला किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु? और इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति, नंबर 2 पुष्पदंत, नंबर 3 जगनिक, नंबर 4 चंद्रबरदाई? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति। हमारा अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ऑप्शन नंबर 1 आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आनंद कुमार स्वामी। हमारा 17वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या फिर व्याकरण? आप सभी को पता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर बता देती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यहाँ पर। और इसका सही उत्तर होगा हमारा व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण का है और ये किसका लिखा हुआ है? दामोदर। ठीक है, दामोदर का। आगे शायद मैंने ये पूछा भी होगा कि रामायण किसकी, ये व्याकरण किसकी है। बोध गानो दुहा का संपादन किसने किया? बोध गानो दुहा का संपादन किसने किया? नंबर 1 ऑप्शन नंबर है राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री या फिर प्रमोद चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री? और इसका सही उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत 7वीं के थे, 8वीं, 10वीं या 11वीं? किस सदी के थे आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 10वीं शताब्दी। 20वां प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गोडसा दत्ताची, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर होगा गाइस
ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। 21वां हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार कौन है? स्वयंभू, शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, हरिभद्र सूरि। जल्दी बताइएगा, जल्दी सोचिएगा। आप लोग आंसर इनबॉक्स में भी डाल सकते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पहले रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पुष्पदंत। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर है आदिकाल। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। 23वां प्रश्न है, निम्न में से चारण काव्य की भाषा क्या है? चारण काव्य की भाषा जो है वो क्या मानी जाती है? डिंगल, पिंगल, प्राकृत या फिर अभट। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 4 अभट। 24वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन वीर गाथा काल का कवि नहीं है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, जगनेक, चंद्रबरदाई, नामदेव। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इसका सही उत्तर होगा वीरगाथा काल का कवि नहीं माना जाता है। तो आप लोग देख सकते हो खुसरो भी आदिकाल के हैं, जगनेक भी, चंद्रबरदाई, ये तीनों ही वीरगाथा काल में आते हैं। नामदेव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ आला खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कौन सा रासो ग्रंथ आला खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 खुमान रासो, ऑप्शन नंबर 3 बीसलदेव रासो, ऑप्शन नंबर 4 परमाल रासो। इसका सही उत्तर है बीसलदेव रासो, आलाखंड के नाम से। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, या फिर रासो परंपरा के कवि, या फिर संत कवि, या फिर जैन मुनि। तो संधा भाषा जिनकी रचनाओं को माना गया है वो बौद्ध सिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 27वां हमारा प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अवस्था किसे माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश को, पाली, प्राकृत या खड़ी बोली। प्राकृत की अंतिम अवस्था, इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 अपभ्रंश। 28वां हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धों में वह कौन थे जिनको की साधना से प्रभावित होकर के उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डोंगीपा उनके शिष्य हो गए थे? सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर के उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री जो डोंगीपा थे वो उनके शिष्य बन गए थे? इसका सही उत्तर यहाँ आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, सरहपा, सबरपा, लुईपा। तो इनका सही उत्तर होगा लुईपा। 30वां प्रश्न है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबद्ध है? ठीक है, बालनाथ का टीला नामक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना हुआ है ये, और किससे संबंध रखता है? सिद्धों से, नाथों से, सिद्धनाथ दोनों से, या फिर जैनों से। और इसका सही उत्तर है गाइस नाथों से। आप लोगों ने उत्तर इसका सोच भी लिया होगा। 31वां प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? HPSC 2017 का ये प्रश्न है, 2017 में आ चुका है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा खंड काव्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये भी HPSC 2017 में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति करना, बाह्य आडंबर का खंडन करना, या गुरु की महत्ता का वर्णन करना। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। संत काव्य में रहस्यवाद भी था, अभिव्यक्ति भी थी, बाह्य आडंबर का खंडन भी इन्होंने किया, गुरु की महत्ता का वर्णन भी इन्होंने किया।
लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने नहीं किया। इसमें सभी वर्ण के जो संत थे वो इनके ग्रुप में शामिल थे। जसहर चर्यू के लेखक कौन हैं? ये HPSC 2017 में आया हुआ प्रश्न है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या अब्दुल रहमान। आप लोग देख सकते हैं आदिकाल से ही कितने प्रश्न HPSC 2017 में आए हुए हैं। जसहर चर्यू के जो इसमें लेखक हैं वो कौन हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत या फिर आप लोग देख सकते हैं धनपाल, अब्दुल रहमान। इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 2 पुष्पदंत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ये भी HPSC में आया हुआ प्रश्न है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 या 8? सही उत्तर सभी को पता है 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? CGPSC का पूछा गया है ये, छत्तीसगढ़ का में आया था 2014 में। नक्षिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता या फिर दूसरा ऑप्शन है बारहमासा, इतिहास, कल्पना का योग, मार्मिकता। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। नेक्स्ट है विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विवशता। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 नगर का वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। असंगत माना था इसलिए ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार, विभत्स और श्रृंगार, श्रृंगार और भयानक, वीर और शांत। वीर और जो श्रृंगार रस है वो इसका प्रमुख रस माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 37वां हमारा प्रश्न है जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए, मतलब ये जो पद्धति का उपयोग है वो किसके लिए किया? प्रश्न है जायसी के पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया। नक्षिक वर्णन के लिए किया, 12 विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए या फिर मसनवी शैली के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मासा पद्धति का प्रयोग जो हुआ है पद्मावत में वो विरह वर्णन के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो गाइज इसका सही उत्तर होगा हमारे अमीर खुसरो। अगला हमारा प्रश्न है ढोला मारूरा दुहा कि में जो ढोल हैं उनके पिता का क्या नाम है? ढोला मारूरा दुहा में ढोल के पिता का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है राजा नल। इस तरह से अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये HPSC 2021 में आया हुआ प्रश्न है, HPSC 2021 में। अगला प्रश्न है गोरखनाथ का समय 11वीं सदी की मतलब 11वीं सदी का है, यह मान्यता किस विद्वान की है? यह मान्यता किस विद्वान की है? ये भी UPSC 2021 में आया हुआ प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त। गोरखनाथ का समय 11वीं शती का है, यह मान्यता किस विद्वान की है, किन्होंने माना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकाला है, यह कथन किसका है? UPSC 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सिंगर या आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? ये भी UPSC 2021 में आ चुका है। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसका सही उत्तर है राम भक्ति शाखा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? UPSC 2021 में आया है। आप लोग खुद देख सकते हो कि आदिकाल से भी कितने प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ऐसा कहना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नवनाथों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से कौन से नवनाथों में सम्मिलित नहीं है?
गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़भरत, ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें से सही उत्तर होगा गाइस देवसेन। अगला हमारा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य की आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? रीतिकाल, गद्यकाल, सिद्ध सामंत काल या फिर भक्ति काल? इसका सही उत्तर होगा सिद्ध सामंत काल। चर्यापद के रचयिता कौन है? सरहपा, शबरपा, लुईपा या कुकिरपा? चर्यापद के रचयिता कौन है? सरहपा, सबरपा, लुईपा या कुकिरिपा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 शबरपा। प्यू चित्तौड़ न आवहूँ सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिणखिण आवे चीज। तो ये खीज वाला जो प्रश्न है, खिणखिण आवे अणवे खीज, ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? पद्मावत, अखरावट, खुमान रासो या फिर कोई नहीं निम्न में से? तो इसका सही उत्तर गाइस आप लोगों को देना है और इसका सही उत्तर क्या होगा? खुमान रासो। इसका राइट आंसर है खुमान रासो। 48वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? ये यूपीपीएससी जीडीसी में आया, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या कमला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राजमती। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वाक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वाक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्मू सामी चर्यू, पौम चर्यू या फिर पाहुट दोहा या महापुराण? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 3 पाहुट दोहा। हमारा 50वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? बहुत आसान प्रश्न है, ये भी यूपीपीएससी और जीडीसी में पूछा गया प्रश्न है हमारा और इसका आप सभी को पता है कितने सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 4 69 सर्ग हमारे इसका राइट आंसर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले पूछ लिया था, इसका सही उत्तर आप लोगों को डायरेक्टली बता देती हूँ, दामोदर शर्मा। नेक्स्ट है हमारा, रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगनिक, मधुकर, भटकेदार या श्रीधर। तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है, फटाफट से सोच लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा रणमल छंद का श्रीधर। नेक्स्ट 53वां हमारा प्रश्न है, चंदनमाला राग किसकी रचना है? तो चंदनमाला राग मुनिजन विजय की है कि चंद्रवरदाई की, गोरखनाथ की है या आसुक कवि की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 आसुक कवि। हमारा अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का अंगिरस क्या है? बीसल देव रासो का अंगिरस क्या है? ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, रौद्र या फिर शांत। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार। नेक्स्ट हमारा है, अलवार संतों की जो भाषा है वह कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत या हिंदी? अलवार संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत या हिंदी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 तमिल। अगला हमारा प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? रहीम, कबीर, अमीर खुसरो या अकबर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी, आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। शब्दानुशासन के लेखक यहाँ पर सही उत्तर आप लोगों को डायरेक्टली बता देती हूँ, हेमचंद है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो संगत है? बीसल देव रासो नरपति नाला, खुमान रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो दलपति विजय। यहाँ आपको सही युग्म बताना है, बाकी युग्म गलत हैं, सिर्फ एक युग्म सही है, वही आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बीसल देव रासो नरपति नाला का है, ये हमारा सही है। अगला है, गोरखवाणी के संपादक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त? श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त।
तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 4 पीताम्बर दत्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? सिद्ध में, नाथ में, जैन में या सखी संप्रदाय में? संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है नाथ। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या रामस्वरूप चतुर्वेदी? इसका सही उत्तर है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 62वां प्रश्न, सिद्धों का प्रधान क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सिद्धों का प्रधान क्षेत्र कौन सा माना जाता है? बंगाल, श्री पर्वत, बिहार और उड़ीसा, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस श्री पर्वत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिद्धों की रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धों के रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बोधगान दुहा, आदिकर्म प्रदीप, अकाल वीर तंत्र, कोल ज्ञान निर्णय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बोध ज्ञान और दोहा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नाग 5 सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। जो ये विकसित रूप माना गया है सिद्धों का, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का, ये थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक हो रहा है, ये नाग नहीं है, यहाँ पर नाथ है, तो नाथ पंथ है। ठीक है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। ये किसने कहा, किसका कथन है, आपको ये बताना है। डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो, अब्दुल अमीर खुसरो या फिर हसन अब्दुल खुसरो? 65वां प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर आपको देना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, हालांकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही यहाँ पर लिए गए हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य का क्या नाम है? जोगासर, वीसल देव रासो, भविष्यत कहा या राउल बेल? अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य का नाम आपको बताना है। प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, ये प्रथम प्रबंध काव्य था। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को या सरहपा को? सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू प्रथम जैन कवि माने जाते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? विद्यापति, जगनेक, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये सही उत्तर है इसका अमीर खुसरो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? काव्य ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, लौकिक साहित्य या फिर संस्कृत ग्रंथ? व्याकरण ग्रंथ सही उत्तर है इसका। यहाँ थोड़ा घुमा करके प्रश्न पूछा गया है, ये पहले भी मैंने प्रश्न पूछ लिया है आप लोगों से। राहुल सांकृत्यायन के हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं? राहुल सांकृत्यायन के हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं? इसका सही उत्तर बताइएगा, 12, 15, 18 या 21। तो इसका सही उत्तर है 18। और इस तरीके से आज की हमारी वीडियो के प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। जल्दी ही नए प्रश्नों के साथ नई वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।